श्रद्धा कपूर यानी कि इंडियन ऑडियंस की स्वीट हार्ट, जिनके इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शंस में लड़कों की लाइन लगी रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे ज्यादा सुंदर स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी अप्सरा हो ही नहीं सकती। रिलेटेबल इमेज, मासी क्लास फिल्म चॉइसेस, सोशल मीडिया प्रेजेंस का पावरफुल कॉम्बो, इसलिए नेपोटिज्म के टैग के बावजूद वो अपने पीयर्स से ज्यादा पसंद की जाती है। लोग उन्हें क्यूट फ्रेंडली निकनेम से भी बुलाते हैं, जैसे बाबुड़ी, चिरकुट, और यही चीज उनकी ऑडियंस कनेक्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। ऐसे बात कर सकते हैं, क्या बोल रहे हैं, आप ही है क्या जो आवाज निकाल सकते हैं? लेकिन इस अप्सरा जैसे चेहरे के पीछे काफी गहरे राज छुपे हैं। जैसे कि आपको ये तो पता होगा कि श्रद्धा को बॉलीवुड के दो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस यानी कि YRF एंड धर्मा ने बैन कर रखा है। और यही नहीं, 2014 में श्रद्धा को नेपो किड्स के हमदर्द और स्टार्स के गांव में घुस जाने वाले पेपरैजी मीडिया ने भी बैन कर दिया था। और तो और श्रद्धा को एक बार उनके बाबूजी ने भी बैन कर दिया था। हाँ, सही सुना, बैन कर दिया था। बट आई एम श्योर कि आपको ये नहीं पता होगा कि आखिर श्रद्धा को बैन क्यों किया गया था। तो इस बैन के पीछे का सच तो हम आपको बताएंगे ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिरकार बॉलीवुड पेपरैजी ने श्रद्धा कपूर को क्यों बैन किया था। और यही नहीं, जिस श्रद्धा कपूर को हम ग्रीन फॉरेस्ट का गुलदस्ता समझते हैं, उसने बॉलीवुड के एक बिग मैरिड स्टार के साथ नयन मटक्का किया था। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सा 200 करोड़ का स्कैम था जिसमें श्रद्धा कपूर का इन्वॉल्वमेंट था। और आखिर क्यों जब मुंबई पुलिस ने 282 करोड़ के DRUG रैकेट का पर्दाफाश किया तो उस केस में श्रद्धा कपूर का भी नाम आया। और श्रद्धा कपूर का दाऊद इब्राहिम और उसकी फैमिली के साथ क्या कनेक्शन है? श्रद्धा कपूर ने इतने काले कारनामे किए हैं, कैसे उसकी PR ने श्रद्धा के काले कारनामों पे सफेद चादर फेंक के व्हाइट बॉस कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3-2 जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी आखिर क्यों कोई प्रोड्यूसर श्रद्धा कपूर के साथ काम नहीं करना चाहता? तो चलिए अब इन सारी चीजों पर बात करते हैं और आपके नेशनल क्रश का असली चेहरा आपको दिखाते हैं। तो श्रद्धा कपूर के करियर की पहली फिल्म आपके हिसाब से कौन सी है? आशिकी 2। अगर आपका जवाब भी यही है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने अपने बॉलीवुड में डेब्यू तीन पत्ती नाम की एक फिल्म से की थी, जिसके स्टार कास्ट में इंडिया के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन थे। और इतना ही नहीं, हॉलीवुड एक्टर बेन किंग्सले, जिसको तुमने आयरन मैन 3 में मैड्रिन के रोल में देखा होगा, वो भी इस फिल्म में थे। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर रहती है और जो डेब्यू श्रद्धा अपने लिए चाह रही थी वो बिल्कुल नहीं हो पाता। इसके बाद श्रद्धा के पास YRF की 3 फिल्मों वाला कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसको वो बिना ज्यादा सोचे इमीडिएटली साइन कर लेती है। और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनकी अगली फिल्म होती है लव का द एंड। और इस फिल्म में वो फीमेल लीड होती है। अब तुमने इस फिल्म का नाम नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि किसी ने नहीं सुना, क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो जाती है। श्रद्धा अपने करियर की शुरुआत में 2 डिजास्टर्स दे चुकी होती है। वही दूसरी तरफ अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा, इन दोनों ने YRF के साथ अपनी डेब्यू फिल्म इश्क जादे के साथ हिट दी होती है और ये लोग ऑडियंस की नजर में भी आ गए होते हैं। लेकिन कहानी में यहाँ पे एक बड़ा सा मोड़ आता है और इसी वक्त श्रद्धा की जिंदगी में पेडोफाइल बुड्ढे महेश भट्ट की एंट्री होती है, जो उनको आशिकी 2 ऑफर करते हैं। अब श्रद्धा के पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो वो YRF के साथ औरंगजेब कर लेती, जिसमें उनका रोल काफी कम रहता है, या फिर आशिकी 2 करती, जिसमें उनका अच्छा खासा रोल होता है। और श्रद्धा ने अपने पूरे करियर का सबसे बोल्ड डिसीजन लेते हुए उस वक्त YRF का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आशिकी 2 जैसी फिल्म साइन करी। ये बात आदित्य चोपड़ा को बिल्कुल नहीं जमी और इसी के बाद YRF ने श्रद्धा पे बैन लगा दिया, जिसके बाद YRF और श्रद्धा ने साथ में कभी वापस से काम नहीं किया। अब अगर आशिकी 2 गलती से फ्लॉप हो जाती तो श्रद्धा का करियर वहीं पे दी एंड हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आशिकी 2 बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट फिल्म साबित हुई। श्रद्धा जैसी नई एक्ट्रेस के लिए 109 करोड़ का कलेक्शन करने वाली इस फिल्म ने उन्हें ओवरनाइट एक स्टार बना दिया। और आशिकी 2 की सक्सेस के बाद श्रद्धा कपूर एक बिग स्टार बन जाती है। और बिग स्टार बनने के बाद स्टार को 2 चीजें मिलती है, पहली मीडिया एंड पेपरैजी से टू मच अटेंशन, दूसरी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। पर श्रद्धा कपूर के केस में चीजें थोड़ी सी उल्टी हो गई, क्योंकि श्रद्धा कपूर के बिग स्टार बनते ही पहले बॉलीवुड पेपरैजी उनको बैन कर देती है। उसके बाद एक बिग प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन भी श्रद्धा को बैन कर देता है। और करण जौहर ने श्रद्धा को बैन क्यों किया था उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले श्रद्धा और बॉलीवुड पेपरैजी वाली लफड़े पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। तो भैया बात है 2014 की, जब श्रद्धा कपूर एक विलन का प्रमोशन करने में बिजी होती है। और एक विलन के प्रमोशन के दौरान ही श्रद्धा कपूर का मीडिया एंड पेपरैजी से अनप्रोफेशनल बिहेवियर को देखते हुए इवन पेपरैजी मीडिया वाले उनसे चिढ़ जाते हैं, जो स्टार्स को चिढ़ाते रहते हैं, क्योंकि श्रद्धा कपूर ने उनको घंटों घंटों तक बेवजह वेट कराया होता है। और जब मीडिया वाले उनकी फोटोग्राफ्स लेने जाते हैं तो उस दौरान भी श्रद्धा कपूर मीडिया वालों को बहुत ही रूडली बिहेव करती है। और श्रद्धा कपूर का रूड एंड अनप्रोफेशनल बिहेवियर से तंग आके बॉलीवुड पेपरैजी ने श्रद्धा कपूर को बैन कर दिया होता। और जब श्रद्धा कपूर को इस बैन के बारे में पता चलता है तो उनकी आत्मा कांप जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर उन्होंने इस मैटर को रिजॉल्व किया होता है और फोटोग्राफर यूनियन से एक मीटिंग भी की होती है, तब जाके सब ठीक होता है। उस मीटिंग के बाद बॉलीवुड पेपरैजी ने श्रद्धा कपूर को जो बैन लगाया था वो बैन भी हटा दिया होता है। तो
तो अब पेपराजी बैन के बाद हम बात करेंगे कि करण जौहर, जिसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म का इन्वेंटर या फादर बोला जाता है, नेपो किड्स और उसके मम्मी पापा उसकी खुजा खुजा के फिल्म लेते रहते हैं, उसने एक नेपो किड श्रद्धा कपूर का क्यों बैन कर दिया? तो देखो, करण और श्रद्धा की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। इवन जब श्रद्धा कपूर नई नई बॉलीवुड में आई थी, तब करण जौहर श्रद्धा की डिमांड को देखते हुए उन्हें गोरी तेरे प्यार में, ओके जानू और उंगली जैसी काफी सारी मूवीज में काम देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इनमें से कोई भी फिल्म चल नहीं पाती। अब देखो, मूवीज का चलना ना चलना एक अलग बात है, और श्रद्धा और करण जौहर के केस में एक शॉकिंग बात यह है कि करण जौहर ने कुछ और मूवी श्रद्धा को ऑफर की थी, बस लास्ट मोमेंट में उन मूवी से श्रद्धा कपूर को निकाल दिया जाता है और उनमें कालिया भट्ट को कास्ट कर लिया जाता है। उस इंसिडेंट का मेजर एग्जांपल है डियर जिंदगी। दरअसल धर्मा प्रोडक्शन डियर जिंदगी में पहले श्रद्धा कपूर या कटरीना कैफ किसी एक को कास्ट करने वाली होती है, बट एन मोमेंट पे वो फिल्म करण जौहर के कहने पर अचानक से कालिया भट्ट को दे दी जाती है। और ऐसे ही धर्मा प्रोडक्शन की और भी बहुत सारी मूवी श्रद्धा से छीन ली जाती है। और धर्मा प्रोडक्शन की श्रद्धा के साथ इस तरह के चीप पॉलिटिक्स की वजह से ही श्रद्धा ने धर्मा प्रोडक्शन से आगे जाके दूरी बना ली होती, जो कि मैं कहूंगा बिल्कुल सही किया, क्योंकि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। अब श्रद्धा कपूर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत बार बैन हो चुकी थी, और क्या आपको पता है कि रियल लाइफ में भी शक्ति कपूर ने श्रद्धा कपूर को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पर बैन लगा दिया था। एक बार तो मामला इतना सीरियस था कि शक्ति कपूर खुद श्रद्धा कपूर को उनके बीएफ के घर से घसीटते हुए अपने घर लाए थे। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या प्रॉब्लमेटिक हुआ था उस अफेयर में। और उस अफेयर के अलावा भी हम श्रद्धा कपूर की बाकी रिलेशनशिप्स की भी एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट की तरह जज करेंगे। वो बात अलग है कि मैं पैदाइशी सिंगल हूँ। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि आशिकी 2 के बाद श्रद्धा एक बिग स्टार बन जाती है, उनको मल्टीपल मूवीज ऑफर आने लगते हैं, साथ ही साथ उनको मल्टीपल लव प्रपोजल्स भी आने लगते हैं। और इन्हीं लव प्रपोजल्स में से एक लव प्रपोजल था आदित्य रॉय कपूर का। तो आशिकी 2 के हिट होने के साथ ही श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर आपस में चक्कर भी चालू हो जाता है। ऑडियंस को भी ये रियल एंड रियल लाइफ जोड़ी काफी पसंद आती है, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी थी। लेकिन ये अफेयर थोड़े साल तक ही चल पाता है, क्योंकि आदित्य रॉय कपूर कभी रिलेशनशिप को लेके उतने सीरियस ही नहीं थे, और ना ही कभी वो अपने करियर को लेके, जो कि आज बहुत ही साफ साफ नजर आ रहा है। जिसके बाद श्रद्धा की फैमिली ने दोनों का ब्रेकअप करा दिया, लेकिन फिर भी दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे और उन्होंने साथ में ओके जानू भी करी। लेकिन श्रद्धा की जिंदगी में असली आफत तब आई जब उन्होंने रॉक ऑन 2 साइन करी, जिसके बाद उनकी मुलाकात फरहान अख्तर से हुई। मूवी की शूटिंग के दौरान ही दोनों के अफेयर चालू हो गए। लेकिन इसमें शॉकिंग बात तो ये थी कि फरहान उस वक्त शादीशुदा थे और श्रद्धा के साथ अपनी वाइफ पे चीट कर रहे थे, और श्रद्धा बिना कुछ सोचे इस पाप में उनका साथ भी दे रही थी। बात इतनी आगे पहुंच चुकी थी कि एक टाइम के बाद फरहान और श्रद्धा साथ में फरहान के घर पे लिव इन में रहने लगे थे। लेकिन इस बात का जैसे ही श्रद्धा के बाप यानी कि आऊ ललिता शक्ति कपूर को पता चलता है, तो वो गुस्से में पहुंच जाते हैं फरहान के घर और वहां से घसीट के लाते हैं श्रद्धा कपूर को। ये खबर मीडिया तक भी पहुंच जाती है, जिसके बाद बहुत तगड़ा पीआर कंट्रोल करके इस बात को रफा दफा किया जाता है। रही बात रॉक ऑन 2 की, तो वो फरहान और श्रद्धा के अफेयर की तरह डिजास्टर होती है। तो अब बात तू झूठी मैं मक्कार के टाइम पे पहुंच जाती है, जिसके प्रमोशंस के टाइम पे कुछ अजीब चीज होती है। जब लव रंजन बोलते हैं कि रणवीर और श्रद्धा मूवी के प्रमोशन अलग अलग करेंगे, जिससे रूमर ये उड़ा दिया जाता है कि शूटिंग के दौरान रणवीर और श्रद्धा का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से आलिया भट्ट को गुस्सा आ जाता है। और ऐसे सुनने में आता है कि लव रंजन को उन्होंने ही ऐसा करने को कहा था, जिसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तू झूठी मैं मक्कार के फोटोग्राफी का काम राहुल मोदी ने करा होता है, जो कि श्रद्धा के करंट बॉयफ्रेंड भी थे। रणवीर और श्रद्धा के अफेयर की बातें किसी नशेड़ी की तरफ से उड़ाई गई थी, और इसी से याद आया कि श्रद्धा के नशे से भी ताल्लुक है। और यहाँ नशे से मेरा मतलब वो सफेद पाउडर ही है, वही सफेद पाउडर जिसको नाक में घुसाते ही कुछ लोगों को परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अब इसी बात से पता चलता है कि ह्यूमन बॉडी के हर होल में सही चीज सही तरीके से घुसाई जाए तो मजा तो आता ही है। ओके, तो अगर वापस से मुद्दे पे आए तो भैया हमारे क्यूटी पाई के कनेक्शन सफेद पाउडर से भी है, और रिसेंटली ये पता चला है कि शायद इनका कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से भी, और यही नहीं श्रद्धा के कुछ बहुत बड़े वाले स्कैम्स भी किए। तो चलिए अब जानते हैं श्रद्धा कपूर के काले कारनामों का सफेद सच। ईयर 2020 बॉलीवुड के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता। इसी साल को आप बॉलीवुड के बर्बादी का साल भी कह सकते हो। सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के बाद बॉलीवुड ने जो काले कारनामे देखे थे उनका खुलासा होना शुरू हो चुका था, और उनमें से एक DRUG केस भी था, जिसमें काफी प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज के नाम शामिल थे, जैसे कि दीपिका पादुकोण, आर्यन खान, अनन्या पांडे, और इन्हीं में से एक नाम था श्रद्धा कपूर। एनसीबी इन सारे लोगों का काफी महीनों तक लगातार एनसीबी ऑफिस के चक्कर लगवाए थे। लेकिन जहाँ आपने नोटिस किया होगा कि दीपिका और आर्यन की DRUG केस को लेकर सोशल मीडिया पे भयंकर ट्रोलिंग हुई थी, और वो ट्रोलिंग इतनी ज्यादा थी कि वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई थी। लेकिन श्रद्धा कपूर को कभी दीपिका या आर्यन जितनी ट्रोलिंग का सामना नहीं करना पड़ता, और ये तो छोड़ो कभी नॉर्मल ट्रोलिंग का भी सामना नहीं करना पड़ता। श्रद्धा कपूर का वो सफेद पाउडर वाले केस में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी उनको इतना कम हेट मिलने का जो असली रीजन होता है, उसके पीछे होती है उनकी वर्ल्ड क्लास PR टीम, और उन्होंने श्रद्धा के सारे काले कारनामों पर PR का डिटर्जेंट डाल के ऐसा धोया होता है कि पब्लिक सब भूल जाती है। वेल, इस पर हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। फिलहाल श्रद्धा के नेक्स्ट काले कारनामों को डिस्कस करते हैं। तो कुछ वक्त पहले की बात है जब दुबई के ED महादेव बेटिंग ऐप, जिसको प्रमोट करना
इंडिया में इलीगल था और इसका स्कैम लगभग 200 करोड़ तक का होता है, जिस केस में श्रद्धा का नाम भी वापस से आता है। लेकिन इसकी खबर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच ही नहीं पाती और थोड़े टाइम में ही वापस से गायब हो जाती है, जबकि ईडी अभी भी इस केस में रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन कंट्रोवर्सी की हद तो तब हो जाती है जब श्रद्धा का नाम 282 करोड़ के DRUG कार्टेल में आता है, जिसमें उनके भाई सिद्धार्थ कपूर और नोरा फतेही भी शामिल होते हैं। इस कार्टेल का कनेक्शन डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड के साथ होता है और इसका रैकेट भी दुबई तक था, जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नेटवर्क शामिल था। वैसे अंडरवर्ल्ड एंड बॉलीवुड के कनेक्शन की एक डिटेल एनालिसिस वाली वीडियो फैक्ट्स चैनल पर प्रेजेंट है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो। हाँ, तो अब अगर तुम ऐसा सोच रहे होगे कि श्रद्धा ने दाऊद की बहन हसीना पारकर की बायोपिक करी थी, जिसमें उनके भाई भी थे, और उस मूवी में दाऊद और हसीना जो नॉन क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स थे उन्हें बहुत ग्लोरीफाई किया गया था, इसी बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धा इस रैकेट में इन्वॉल्व होंगी। लेकिन उनकी पीआर इतनी शातिर और तगड़ी है कि एक टाइम पे कार्तिक आर्यन भी शर्मा जाए। उनकी पीआर उनको बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी से हमेशा बचा लेती है और उनकी पब्लिक इमेज भी इस तरह से बनी हुई है कि अगर तुम किसी नॉर्मल इंसान से श्रद्धा के बारे में पूछोगे तो वो बंदा अच्छा ही बोलेगा। इस सब के बाद भी श्रद्धा ऐसा क्लेम करती है कि उनकी कोई पीआर नहीं है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। अब ये पीआर श्रद्धा को सिर्फ कंट्रोवर्सी से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी एक्टिंग या फिर कह लो कि हीरोइन वाले करियर को बरकरार रखने में भी मदद करती है। और वो कैसे, मैं तुम्हें अगले पॉइंट में बताता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे श्रद्धा के पीआर ने श्रद्धा को दूध की धूली फूल की बगिया में पली द गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज को मेंटेन करके रखा। तो इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। जब प्रियंका चोपड़ा ने SRK और अक्षय के साथ अफेयर के रूमर्स आए थे तो लोगों ने प्रियंका चोपड़ा को बहुत क्रिटिसाइज किया था। प्रियंका चोपड़ा को कैरेक्टर लेक्स और साथ ही साथ घर तोड़ने वाली औरत भी कहा गया था। लेकिन जब 2015-16 में श्रद्धा ने एक मैरिड मैन फरहान अख्तर के साथ अफेयर किया तो श्रद्धा को बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही फरहान और श्रद्धा के अफेयर की न्यूज बाहर आई तो उनकी पीआर ने इस न्यूज को दबा दिया। इवन जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए श्रद्धा और फरहान से रिलेटेड उन आर्टिकल्स को भी मोस्ट प्रोबेबली उनकी पीआर ने इंटरनेट से हटवा दिया। हो सकता है कि इस वीडियो के बाद हमें भी एक मेल आ जाए इस वीडियो को हटाने के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हाँ, तो मुद्दे पे आए तो इसकी वजह से मोस्टली लोगों को श्रद्धा के इस कारनामे के बारे में पता ही नहीं है और यही रीजन है कि क्यों श्रद्धा को उस अफेयर के लिए क्रिटिसिज्म कभी नहीं मिला। अब अगर आगे चले तो तुम्हें याद होगा कि श्रद्धा 2019 में सेव एयर कैंपेन में पार्ट बनती है। उन्होंने ट्री कटिंग के अगेंस्ट आवाज भी उठाई होती है। जो श्रद्धा 2019 में एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बनी होती है, उसी श्रद्धा कपूर ने 2019 में अपनी हिपोक्रेसी की सीमा पार कर दी होती और वो एक लैम्बोर्गिनी खरीदती है जिससे क्लाइमेट को एक्चुअली में बहुत नुकसान होता है। वो कैसे, वो तुम इंटरनेट कर लेना। लेकिन ऐसा करने के बाद श्रद्धा कपूर को कोई खास हेट या क्रिटिसिज्म नहीं मिलता, ऑल थैंक्स टू हिज पीआर। वहीं कोई अगर दूसरी एक्ट्रेस लोगों को दिवाली में पटाखे ना फोड़ने की सलाह देते हैं तो लोग ट्विटर पे उस एक्ट्रेस को फोड़ डालते हैं। बट पता है कैसे श्रद्धा ये सब बच जाती है? ऐसी कौन सी पीआर टीम रही है जो उनकी इमेज को बिल्कुल भी डेंट नहीं लगने देती? क्योंकि एक तरफ दीपिका की पीआर जो दीपिका की इमेज सुधार नहीं पा रही है, एक तरफ श्रद्धा की पीआर जो श्रद्धा को मल्टीपल टाइम्स प्रॉब्लमेटिक चीजें करने के बाद भी उनकी इमेज को थोड़ा भी खराब नहीं होने देती। तो अब आपको श्रद्धा के पीआर की सबसे बड़ी अचीवमेंट बताता हूँ, बट पहले तुम्हें यह बताऊं कि क्या तुमने स्त्री देखी है? अगर देखी है तो तुम्हें पता होगा कि स्त्री फिल्म में श्रद्धा का स्क्रीन टाइम बहुत कम है। एक्चुअली स्त्री 1 में तो उनका सपोर्टिंग कैरेक्टर है और यह बात आज सब जानते हैं कि स्त्री 1 हिट हुई थी राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और बाकी सारे एक्टर्स की कॉमिक टाइमिंग की वजह से। लेकिन स्टिल इस फिल्म की सक्सेस का पूरा क्रेडिट श्रद्धा की पीआर टीम श्रद्धा की जोली में डाल देती है। और ये ना स्त्री 2 में भी श्रद्धा का रोल बाकी एक्टर्स से काफी कम था। इवन उनकी एंट्री ही इंटरवल से थोड़ी देर पहले होती है, बट स्टिल अगेन श्रद्धा की पीआर ने स्त्री 2 की सक्सेस का क्रेडिट भी श्रद्धा के स्टारडम को दे दिया होता है। बट उस टाइम अच्छी बात ये होती है कि लोगों को श्रद्धा कपूर के पीआर का ये डर्टी खेल समझ में आ जाता है, इसलिए उस टाइम पे पहली बार लोग श्रद्धा कपूर को क्रेडिट स्टीलर का टैग भी देते हैं। अब देखो, जब कोई एक्ट्रेस स्त्री 2 लेवल की ब्लॉकबस्टर दे देती है तो उसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की लाइनअप लग जानी चाहिए, पर श्रद्धा के केस में हमेशा उल्टा होता है। जब श्रद्धा ने आशिकी 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी तो वायर ऑफ धर्मा ने उनको बैन कर दिया। अब स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी श्रद्धा पिछले 1 साल से घर पे बेरोजगार बैठी है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर इतनी बड़ी हिट देने के बाद भी श्रद्धा का करियर का डाउनफॉल क्यों शुरू हो गया। तो श्रद्धा कपूर की लास्ट फिल्म 2014 में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होती है स्त्री 2। अब अगर कोई एक्टर चाहे कि वो किसी भी रोल में हो, अगर किसी भी टाइम ग्रॉसर या 500 करोड़ का मूवी का पार्ट हो तो उसके पास ऑफर्स की तो लाइन लग जानी चाहिए। लेकिन श्रद्धा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हें लग रहा होगा कि वायरा पेन धर्मा की तरफ से मिले हुए बैन की वजह से उन्हें कोई अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली बात तो ये कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद उनको ऑफर्स की लाइन लग गई थी, जिसमें से एक तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे की मूवी भी थी। लेकिन श्रद्धा ने उस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और देखा जाए तो अभी उनकी लाइनअप्स में कुछ खास फिल्म है ही नहीं, स्त्री 3 को छोड़ के, जो कब आएगी किसी को पता नहीं। इससे साफ यही बात है कि श्रद्धा जानती है कि वो एक्टर उतनी अच्छी नहीं है और जब भी वो कोई आर्ट सिनेमा कैरेक्टर बेस्ड रोल करती है तो उसका रिजल्ट हसीना पारकर हो जाता है। और उन्होंने अपने पूरे करियर में सिर्फ रोम कॉम फिल्में करी है, वो भी आज कर रहा है जब उनके जनरेशन वाले एक्टर रोम कॉम करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं तो श्रद्धा के पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। लेकिन इसके अलावा भी श्रद्धा मेक श्योर करती है कि उनकी हीरोइन
या स्टार वाली इमेज को डेंट ना लगे, जो कि स्त्री 2 के बाद कहीं ना कहीं जबरदस्ती बनाई गई है। क्योंकि अगर अब उनकी मूवीज बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो जाएगी तो स्त्री 2 का क्रेडिट जो उनके पीआर ने उन्हें दिया था वो चला जाएगा। अब इससे पहले कि आप मेरे पीछे पड़ जाओ, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि स्त्री 2 किसी भी एक्टर की वजह से नहीं, बल्कि वो फ्रेंचाइज स्त्री की वजह से चली थी, जो इतने सालों में कल्ट स्टेटस ले चुकी थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग श्रद्धा ने अपनी अगली फिल्म छावा के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर के साथ साइन कर रखी है, जिसमें रणदीप हुड्डा भी होंगे। लेकिन इस फिल्म के बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है, एक्सेप्ट इस बात की कि इसकी शूटिंग थोड़े टाइम पहले चालू हुई है। अब अगर ये फिल्म आई तो श्रद्धा का स्टारडम इस फिल्म से जरूर नापा जा सकता है, लेकिन ये फिल्म बन के आ जाए वही बड़ी बात है। क्योंकि चालबाज के रीमेक में भी श्रद्धा 5 टाइम्स साइंड है, लेकिन वो मूवी आज तक कभी बनी नहीं। तो एज यू नो कि आई सेड श्रद्धा बेरोजगार है, ऑफिशियली उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस नहीं की है। और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर देने के बाद भी श्रद्धा के बेरोजगार रहने का क्या रीजन हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। डिलीट होने से पहले ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों में प्रसाद की तरह बांट आओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।